हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं जोया आपकी दोस्त और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अभी हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं। हमने सेल के बारे में पढ़ा, हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है ना, हमने न्यूक्लियस को डिस्कस करा। अब हम फर्दर जो भी उसके ऑर्गेनेल्स है ना, हम उन सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मतलब क्या होता है। एंडो मतलब हमें सबको पता है, एंडो मतलब इनर, प्लाज्मिक मतलब फ्लूइड, ठीक है, और रेटिक्यूलम मतलब नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक बेसिकली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये सैक, इसमें बहुत सारे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट एंड सैक रहते हैं। देखो ये फ्लैट एंड सैक दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ये सैक्स को हम बेटा सिस्टर्न भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल्स होते हैं ना। तो ये सारा जो नेटवर्क होता है इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बेटा। ये बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स और लिपिड को सिंथेसाइज करना, उनको मॉडिफाई करना और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देना जहां उनको जरूरत है ना। तो ये सारी चीजें कैसे होती है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता का कैसे है, कहाँ से बनता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में। चलो हम शुरू कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन देखो। The endoplasmic reticulum is a network of membranous tubules and sacs cisternae, ठीक है, extending throughout the cytoplasm। ठीक है, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये बेसिकली एक नेटवर्क होता है। ये ट्यूब्यूल्स का, देखो ये ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये ट्यूब्यूल्स का और ऐसे सेक्स लाइक स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये सिस्टर्ने होते हैं बेटा। ये सेक्स दिख रहे हैं ना हमें, ये ऐसे सेक, इसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। देखो कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवलप, बेटा ये न्यूक्लियर एनवलप होता है ना हमारा, वहां से ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, हमने देखा था इनर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में और आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, डबल लेयर होती है। उन दोनों को मिलाकर हमारा न्यूक्लियर एनवलप बनता है। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा न्यूक्लियस की, वहां से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी बीच की जो मेम्ब्रेन थी हमारी, है ना, उसको बीच की जो स्पेस थी हमारी दोनों मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस की, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस से स्टार्ट होता है और यहाँ आते आते जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच की स्पेस होती है मेम्ब्रेन्स की, उसे हम कहेंगे ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस से आते आते फिर हमारी ल्यूमेन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा ये। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल्स भी प्रेजेंट होती है ऐसे बेटा, छोटी छोटी वेसिकल प्रेजेंट होती है ना। तो इस इन सारे स्ट्रक्चर से मिला के हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ठीक है, इट प्लेज अ रोल इन सिंथेसिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है बेटा, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड्स को ही सिंथेसाइज करता है। ठीक है, उनकी फोल्डिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और उनको और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमारे राइबोसोम्स है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही प्रेजेंट होते हैं ना। तो राइबोसोम से तो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, तो जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा और हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों कहते हैं हम, क्योंकि जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, तो हमें वो थोड़ा सा ना ऐसा दानेदार जैसा दिखता है ना माइक्रोस्कोप में, इसलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस होती है उसी पर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से बेटा जो हमारा माइक्रोस्कोप है वहां पे हमारा जो एंडोप्लाज्मिक है वो हमें ऐसा रफ रफ दिखाई देता है ना, दानेदार दिखाई देता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे तो वो हमें एकदम स्मूथ दिखाई देगा। ओके, चलो हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। चलो चलो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो।
कवर्ड विथ राइबोसोम्स ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेसिकली ऐसा दिखाई देता है हमें। ठीक है, ये देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये सैक है ना, देखो रुको, देखो ये सैक दिख रहे हैं हमें बेटा, ये ऐसे सैक है ना, ये सिस्टर ने भी बोलेंगे हमें ना। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये ऊपर जो हमें दानेदार दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है हमारे बेटा, ऐसा दिखाई देता है ये दानेदार। ठीक है, इसलिए इन्हें रफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहा है, कवर्ड विथ राइबोसोम्स ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस विथ न्यूक्लियर एनवलप, ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप से कंटिन्यू होता है। ठीक है, देखो ये हमारा जैसे न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस से इसके इन दोनों, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। ठीक है, ऐसे मानो, और ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है ना, इन दोनों की स्पेस, इन दोनों के बीच की स्पेस को हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है ना, इससे बेटा ऐसे ऐसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। ठीक है, ये हमारी पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, आगे जाके ये फिर हमारा ल्यूमन बन जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे न्यूक्लियर एनवलप से कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, और फिर आगे जाके ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो अब फंक्शंस देखो बेटा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, देखो फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वही राइबोसोम्स क्या करते हैं बेटा, वही राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं मैम, जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, वो डीएनए क्या बनाएगा बेटा, एमआरएनए बनाएगा, और फिर वो एमआरएनए इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस से होते हुए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा एमआरएनए है, ठीक है, वो हमारे राइबोसोम्स के पास जाएगा, है ना, राइबोसोम्स और जो हमारा एमआरएनए है वो अटैच होंगे। ठीक है, फिर इसके सरफेस पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ही मेम्ब्रेन पर ही बेटा एक ट्रांसलोकोन एक चैनल होता है। ठीक है, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन में कैसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो चैनल बनाते हैं सब्सटेंस को अपने अंदर लेने के लिए, वैसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी भी बेटा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो वो उसकी मेम्ब्रेन पर ट्रांसलोकोन चैनल होते हैं, तो उसकी मदद से फिर ये जो हमारा एमआरएनए और प्रोटीन बाइंडेड है ये अंदर चला जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में चला जाता है। ठीक है, ल्यूमेन में जाएगा और फिर वहां पर क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा, ये प्रोटीन का सिंथेसिस ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर देखो प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन, फिर बेटा ये जो हमारा ल्यूमेन है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन है वहां पर फिर क्या होगा, प्रोटीन्स की फोल्डिंग होगी। ठीक है, प्रोटीन्स की फोल्डिंग होगी, उसका मॉडिफिकेशन होगा, ग्लाइकोजाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोजाइलेशन में बेसिकली ये होता है जिससे हमारा प्रोटीन्स हमारे, देखो ये ऐसे समझो, ये हमारी जैसे न्यूक्लियर में ये सॉरी ल्यूमेन है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये हमारा प्रोटीन था बेटा, ये ट्रांसलोकोन की मदद से हमारे ल्यूमेन में पहुंच गया। ठीक है, अब ल्यूमेन में क्या होगा, ल्यूमेन में बेटा इसकी फोल्डिंग होगी। ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, जैसे हमारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या होगा, ये हमारी वेसिकल है। ठीक है, वेसिकल है, वेसिकल के अंदर हमारा प्रोटीन जाएगा, उसके वो किससे अटैच होगा बेटा, शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होगा। ठीक है, और वो शुगर मॉलिक्यूल से प्रोटीन अटैच होगा तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन होगी, पैकिंग होगी, सॉरी हाँ ऐसे फोल्डिंग होगी बेटा, और जो भी मतलब अगर रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं है ना तो ये इनको डिग्रेड कर देगी, जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिग्रेडेशन कर देगी, है ना, और अगर हाँ सब सही बना है, सब ठीक है बना है, ठीक है, तो ये जो हमारा वेसिकल है बेटा ये बेसिकली इससे बर्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे टूटकर हमारा वेसिकल बाहर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर ये जो हमारा वेसिकल है ये बेसिकली इसको पहुंचा देगा गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंचा देगा और फिर वहां पे फर्दर इसका काम होगा। ठीक है, जो भी आगे फंक्शंस होंगे वो गोल्जी बॉडी करेगी। ठीक है,
तो ऐसा बनता है बेटा। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना, ये बेसिकली लाइसोसोमल होंगे या फिर मोस्टली सेक्रेटरी प्रोटीन्स होंगे, है ना। और जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में काम आ जाएंगे वो होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है बेटा इसका फंक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, फिर देखो, सेंड्स प्रोटीन्स टू गोल्जी अपैरेटस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये जो हमारी वेसिकल है, देखो ये हमारी जो वेसिकल है जिसमें हमारा प्रोटीन्स है बेटा, ये प्रोटीन, ये वेसिकल क्या करेगी, ये गोल्जी बॉडी के पास लेके जाएगी इस प्रोटीन को, और फिर गोल्जी बॉडी में फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन, पैकिंग और ये सारी चीजें होगी। ठीक है, चलो वो हम गोल्जी बॉडी जब पढ़ेंगे बेटा उसमें मैं आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आई होप अभी आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा। चलो चलो बेटा, अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। ठीक है, हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, उसके फंक्शन देख लिए कि वो कैसे प्रोटीन को सिंथेसिस कर रही है ना, और कैसे वो फिर गोल्जी बॉडी में पहुंचा रही है। ठीक है, प्रोटीन को हमने प्रोटीन का सिंथेसिस पढ़ लिया कि प्रोटीन कहाँ पे बन रहा है बेटा, प्रोटीन हमारा बन रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, हमने सब देख लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख लिया, है ना, उसका ल्यूमेन देख लिया, ल्यूमेन के अंदर प्रोटीन सरफेस से जो हमारा प्रोटीन है वो ल्यूमेन में कैसे जा रहा है हमने ये देख लिया। फिर ल्यूमेन से वो हमारे वेसिकल के थ्रू बाहर कैसे आ रहा है रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये भी हमने देख लिया, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देख ली बेटा। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं कि इसका कैसा फंक्शन है, ये कैसे क्या करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो चलो हम देखते हैं बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये देखो बेटा, ये ऐसे दिखता है, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ब्रांच्ड भी रहता है, देखो कहीं कहीं से इसकी ऐसी ब्रांचिंग निकल रही है ना, ऐसे 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 भी ब्रांच भी रहती है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। चलो ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। चलो देखते हैं इसे हम। लेग्स राइबोसोम्स, स्मूथ अपीयरेंस, ठीक है, ट्यूब्यूलर इन शेप। ये क्या करता है बेसिकली, ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये राइबोसोम लेग करता है। ठीक है बेटा, इनके सरफेस पे हमें कोई से भी राइबोसोम्स नहीं दिखेंगे। ये राइबोसोम्स बेसिकली रेड कलर से डिनोट करते हैं, बट मैं आपको ब्लैक से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे हमने देखा कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा उसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, ये राइबोसोम्स को लैक करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्रोटीन को भी सिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो करती है बेटा। ठीक है, चलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देखते बेटा कि रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, अब जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बेटा वो क्या सिंथेसिस करती है, वो लिपिड का सिंथेसाइज करती है। ठीक है, लिपिड का सिंथेसाइज करेगी, क्या क्या कौन कौन से लिपिड्स बनाती है, वो फॉस्फोलिपिड्स बनाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनाती है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स बनाती है। ठीक है, फैटी एसिड्स बनाती है बेटा। तो ये जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होंगे वो तो बेसिकली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है बेटा वो, तो ये वहां पे काम में आ जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के और भी बहुत से काम होते हैं ना, लीवर में बाइल एसिड बनाता है, और फिर जो कोलेस्ट्रॉल होगा फिर वो और भी कामों में बेटा मदद करता है। ठीक है, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, स्टेरॉइड हार्मोन हमारे मेल के टेस्टोस्टेरोन होंगे, है ना, फीमेल के प्रोजेस्टेरोन रहेंगे, एस्ट्रोजेंस रहेगा। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स बनाने में भी ये मदद करता है ना, लिपिड का सिंथेसिस करता है, फिर ये सारी चीजें बनती है इससे। ठीक है, और क्या करता है, और करता है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स इन लिवर सेल। अब हमारे लीवर में भी बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने कोई ड्रग्स लिया है, ठीक है, हमने ड्रग्स लिया है या पॉइजन लिया है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप
जो हमारा OH ग्रुप होता है ना उसे रिलीज करती है, ठीक है। बहुत सारे OH ग्रुप्स को रिलीज करती है बेटा, जो क्या करते हैं, जो हमारे जो पॉइजन और जो हमारे टॉक्सिन्स रहते हैं ना उसको डाइल्यूट कर देते हैं या उसको वाटर सॉल्यूबल बना देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये जो टॉक्सिन्स और पॉइजन्स है ये या तो स्टूल के थ्रू या तो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये ऐसा डिटॉक्सिफाई भी करती है ड्रग्स को या टॉक्सिन को लीवर सेल में, ठीक है। फिर क्या करती है बेटा, ये कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज, ठीक है। अब जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना वो मसल सेल्स में भी बहुत सारी होती है, तो ये क्या करती है, ये कैल्शियम को रिलीज करती है, ठीक है। कैल्शियम आयंस को रिलीज करके ये हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाती है, ठीक है। फिर जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ये अपनी कैल्शियम को वापस ले लेती है अपने अंदर और फिर मसल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। देखो ये इम्पोर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके, ये भी हमने समझ लिया। फिर क्या करती है बेटा, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सम सेल, कुछ सेल्स में ये जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स का भी सिंथेसिस करती है, ठीक है बेटा। आई होप आपको इसके फंक्शंस पे क्लियर हो गए होंगे। अब हम ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो चलो बेटा फंक्शंस देखते हैं, है ना। एक मिनट, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलो, इतना चिल्लाते हैं यार बच्चे, बेटा नॉइज अगर आ रही है तो थोड़ा कंसिडर कर लेना, ठीक है। चलो, प्रोवाइड्स इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट पाथवे, ठीक है बेटा। हमने पढ़ा कि ये जो हमारी सेल है उससे हमारे प्रोटीन्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है ना। हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर क्या करते हैं बेटा, सिंथेसाइजेस एंड प्रोसेसेस प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को बनाता भी है और उसको फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करके उसकी प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। फिर हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे लिपिड को सिंथेसाइज करता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, है ना। हमने देखा कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे डिटॉक्सिफाइज कर रहा है, ठीक है, टॉक्सिन्स को या ड्रग्स को, ठीक है, कैसे करता है ये भी हमने देख लिया, है ना। फिर प्रोवाइड्स सरफेस फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या हमारे सेल में, उसको ये उसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आज हमने पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर कर लिया है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। और अगर कुछ समझ में फिर भी ना आया हो बेटा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में गोल्जी अपैरेटस को पढ़ेंगे, उसको भी हम पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।